नमस्कार दोस्तों, आज हम अफ्रीका के मरुस्थलों का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका के मरुस्थलों में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है उस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। आपने छोटी कक्षाओं में इसके बारे में खूब पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जो भी पीला एरिया है अफ्रीका के उत्तरी भाग में, ये सारा का सारा सहारा मरुस्थल है। हालांकि सहारा मरुस्थल के पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नील नदी निकलती है और नील नदी के पूर्वी किनारे पर एक डिज़र्ट स्थित है जिसको नूबियन डिज़र्ट भी कहा जाता है। तो नूबियन डिज़र्ट और इधर साइड आपका लीबियन डिज़र्ट के अलावा पूरा का पूरा जो एरिया है ये सहारा मरुस्थल का है। इसका क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है, यानी लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़ा है ये। और किन किन देशों में स्थित है उसको हम इस फिगर से देख सकते हैं। मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इस तरह से करके कुल लगभग 13 देश में ये मरुस्थल फैला हुआ है। अगर उसके फिगर को देखें, कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पर हमको दिखाई देती है। अफ्रीका मरुस्थल में एक ख़ास जगह है जिसका नाम है लीबिया। आप लीबिया को यहाँ पर देख सकते हैं। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित एक देश है। लीबिया में एक शहर या एक जगह है, उसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया के बारे में ख़ास बात यह है कि यह लीबिया देश का या पूरी दुनिया का सबसे गर्म स्थल है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, आप अल अजीजिया का नाम बताएंगे। इसका टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि सन 2012 के आसपास कुछ मौसम विज्ञानियों ने पता लगाया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म स्थल जो है अमेरिका का डेथ वैली। अमेरिका की डेथ वैली के बारे में आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ा था। एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था ये आपका ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन के पठार के नीचे आपको कोलोराडो पठार मिलेगा। कोलोराडो पठार के पश्चिमी किनारे पर आप जाएंगे, मोज़ेब डिज़र्ट या मोज़ेब मरुस्थल मिलेगा। और इन्हीं तीनों संरचनाओं के बीच में आपको डेथ वैली दिखाई देगी। डेथ वैली का कुछ इस तरह का सीन मिलेगा आपको। डेथ वैली के बारे में ख़ास बात आपको बताई गई थी कि डेथ वैली पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला स्थल है और साथ ही साथ सबसे गर्म स्थल है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दुनिया का सबसे गर्म स्थल, तो आपको लीबिया का अल अजीजिया बताना है। अगर आपको ऑप्शन न मिले तब आप डेथ वैली में टिक करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा मरुस्थल की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर तुआरेग नामक जनजाति निवास करती है। तुआरेग जनजाति की लोकेशन को आइए देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित ये जो मरुस्थल है उसके पश्चिमी किनारे पर लगभग इन देशों में ये जनजाति निवास करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्जीरिया, लीबिया, लीबिया का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, नाइजीरिया, इधर आपका माली और इधर आपका बुर्किना फासो। तो इन देशों में स्थित है। इस जनजाति की खास बात यह है कि यह पारंपरिक रूप से नीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी नील से रंगे गए वस्त्रों को ये लोग पहनते हैं और इस वजह से इनकी स्किन में वो नील का रंग जो है लग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक इनको पहनने के कारण इनका रंग नीला दिखाई देने लगता है और इस वजह से इन लोगों को ब्लू पीपल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले मरुस्थल की बात करते हैं। अगला मरुस्थल आपका जो दिखाई दे रहा है नूबियन डिज़र्ट। नूबियन डिज़र्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर ये नाइल रिवर जा रही है, ये डेल्टा नाइल का बनेगा, ये मेडिटेरेनियन सी में आकर गिर जाएगी। इसके पूर्वी किनारे पर यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसको नूबियन डिज़र्ट कहा जाता है। नूबिया नामक स्थान यहाँ पर स्थित है और इस वजह से इस मरुस्थल को नूबियन डिज़र्ट कहा जाता है। नूबियन डिज़र्ट के बारे में बार बार पूछा जाता है, नूबियन मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपको मिस्र बताना है। हालांकि इधर साइड आपको लीबियन डिज़र्ट मिलेगा जो लीबिया देश में स्थित है, तो वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद एक अगले मरुस्थल की बात करते हैं, कालाहारी डिज़र्ट। कालाहारी डिज़र्ट अफ्रीका के मरुस्थलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है जिसमें से बोत्सवाना ये आपका देश हो गया। ये पूरा देश बोत्सवाना है। बोत्सवाना में मुख्य रूप से ये स्थित है। इसके अलावा बगल में नामीबिया है, नामीबिया में भी इसका कुछ भाग स्थित है। दक्षिण में इसके साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में भी कुछ भाग इसका स्थित है। तो मुख्य रूप से जनरली पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, आप बोत्सवाना बताएंगे।
हालांकि बोत्सवाना के अलावा कालाहारी नामीबिया में भी पाया जाता है और साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। अगर तीनों आपको ऑप्शन मिले कि किस देश में स्थित है, तो चौथा ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा उपरोक्त में से सभी या तीनों देश, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे तीनों देश। हालांकि अगर इसके और ज़्यादा विस्तार की बात की जाए तो यह काफ़ी मात्रा में इस पूरे एरिया को कवर करता है। यहाँ पर जो अन्य देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका अंगोला हो गया, इन जगहों पर भी ये फैला हुआ है, लेकिन इसका जो मेन कंडेंसेशन है वो इस एरिया पर है। तो कालाहारी मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित है। यहाँ से आपकी मकर रेखा ऐसे करके जाती है और मकर रेखा पर स्थित होने के साथ साथ यह एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है और इसका निर्माण वृष्ट छाया क्षेत्र के कारण हुआ है। कैसा वृष्ट छाया क्षेत्र? आपको पता है इधर साइड ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से क्रॉस करने के लिए जाती हैं जब यहाँ से पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो पूर्वी व्यापारी पवनें क्या करती हैं, अपना सारा जल इसी किनारे पर गिरा देती हैं। जब अपना सारा जल इसी किनारे पर गिरा देती हैं तो ये एरिया रेन शैडो रीजन हो जाता है इन हवाओं के लिए और इस जगह पर वर्षा की मात्रा नहीं पहुंच पाती और इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तान बन जाता है। यह रेगिस्तान मुख्य रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के बारे में आइए आगे चर्चा करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले इन लोगों को बुशमैन कहा जाता है। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप की एक प्राचीनतम जीवित बची जनजातीय समुदाय है और इन लोगों को खाने में चींटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इस वजह से बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है? चींटियों को कहा जाता है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप इनकी तस्वीरों को देख सकते हैं, तस्वीरें देख करके आपको काफ़ी लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा आदम जनजातियाँ हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं नामीबिया देश में, और नामीबिया को अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। यहाँ पर आपका नामीबिया है। नामीबिया में और इधर आपका अभी हमने जो मरुस्थल पढ़ा है कालाहारी, तो उसके पश्चिमी किनारे पर या अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर एक डिज़र्ट स्थित है। इस डिज़र्ट को नामीब मरुस्थल कहा जाता है। नामीब मरुस्थल एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। कैसे है शीत मरुस्थल? इसके निर्माण के लिए दो कारण जिम्मेदार हैं। एक पूर्वी व्यापारिक पवनें, पूर्वी व्यापारिक पवनों की अभी चर्चा हुई थी। यहाँ पर पूर्वी व्यापारिक पवनें ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की वजह से पहले तो प्रवेश नहीं कर पाती हैं और जो भी बची कुछ इधर से प्रवेश करती हैं तो वो भी अपनी नमी को खो देती हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग कुछ वर्षा कर देती होंगी और जाते जाते किनारे पर पहुँचते पहुँचते उन हवाओं की नमी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तान की संभावना बन जाती है। एक दूसरा कारण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेंगुएला शीत धारा। यहाँ से नीचे से बेंगुएला कोल्ड करंट जाती है और बेंगुएला कोल्ड करंट क्या करती है, इस जगह पर पहुँचने के बाद समुद्र का तापमान ठंडा कर देती है, वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, बादल नहीं बनते हैं, बादलों के ना बनने की वजह से यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती और इस वजह से यहाँ पर इस किनारे किनारे पर रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। तो आपने जाना नामीब मरुस्थल बनने के दो कारण हैं। पूर्वी व्यापारिक पवनें किनारे तक नहीं पहुँच पाती, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। कोल्ड करंट जो है बेंगुएला कोल्ड करंट इस किनारे पर टेम्परेचर को डाउन कर देती है, इस वजह से बरसात नहीं हो पाती और रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है और यह दुनिया का प्राचीनतम मरुस्थल है। लगभग इसकी अगर एज की बात करें तो लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराना है और इस तरह से दुनिया का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल है। मुख्य रूप से टंगस्टन और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। आप ये मशीनें देख सकते हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल वहाँ पर हीरे के खनन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह मरुस्थल विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है उसमें शामिल है। क्यों शामिल है? इसके किनारे किनारे जब ये समुद्र है और ये समुद्र या महासागर जो है इसके तटों से मिलता है तो काफ़ी सुंदर आपको नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं सुंदर नज़ारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और ये दुनिया की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इसी मरुस्थल के आसपास के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति निवास करा करती थी काफ़ी समय पहले, जिन्हें खोई खोई या हॉटनटोस के नाम से भी जाना जाता है। हॉटनटोस के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से वहाँ से वो समाप्त हो गए। आइए उनके बारे में भी हल्का सा समझ लेते हैं। खानाबदोश जनजाति थी ये लोग, खानाबदोश समझ गए होंगे आप लोग, घूमती फिरती रहती थी इधर उधर।
और मुख्य रूप से ये जो पशुपालन पर अपना जीवन यापन करते थे, पशुओं को चराते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी में आपको पता है यूरोपीय लोगों ने यहाँ पर औपनिवेशिक विस्तार किया, यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और इनकी ज़मीन जो थी जहाँ पर अपने जानवरों को चराते थे उसको जब्त कर लिया। ज़मीन जब्त करने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये तितर बितर हो गए और इन लोगों को अब अपना जो व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय था, उसको छोड़ना पड़ा। और पैतृक व्यवसाय को छोड़ करके ये लोग अब क्या करने लगे, बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। बंधुआ मजदूरी करने लगे लोगों के यहाँ अपने व्यवसाय को छोड़ करके। साथ ही यूरोपीय गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर चेचक फैल गया था। चेचक उस समय एक महामारी लाती थी, या कह सकते हैं उस समय इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। टीके की खोज बाद में हुई एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो चेचक जब यहाँ पर पहुँचा तो इन लोगों के लिए एक नई बीमारी थी और ये उससे अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाए, या कह सकते हैं इन लोगों के अंदर चेचक के लड़ने के लिए इम्यूनिटी उतने समय डेवलप नहीं हुई थी और इस तरह से ये काफ़ी मात्रा में मारे जाने लगे। इनकी आबादी में काफ़ी मात्रा में गिरावट दर्ज हुई। साथ ही यूरोपियों की साम्राज्यवाद नीतियों के कारण कई युद्ध भी होते हैं। यूरोपीय अपने साम्राज्य को विस्तार करने की वजह से इनसे युद्ध करते हैं और उन युद्धों में भी इनकी मृत्यु होती है। तो आप कई कारण देख रहे हैं, इनकी ज़मीनों को जब्त कर लिए गए, इस वजह से बंधुआ मजदूर बन गए हैं और चेचक के कारण भी मारे जा रहे हैं। युद्धों में भी इनको कई बार मारा जाता है, हराया जाता है। इन तमाम कारणों से हॉटेंटोस उस जगह से लगभग विलुप्त हो गए। एक और भी रीजन है, बंटू नाम की जनजाति ने भी वहाँ पर अपना विस्तार किया था, तो बंटुओं के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट देखी जाती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हॉटेंटोस मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर निवास करने वाली जनजाति थी, तो आप आंसर देंगे नामीब के मरुस्थल के आसपास निवास करने वाले लोग थे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। अपने अगले वीडियो में हम अफ्रीका की झीलों को पढ़ेंगे। अफ्रीका की हम इतनी झीलों का अध्ययन करेंगे, लगभग 10 झीलों का। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।